हेलो बच्चों। तो बेटे लास्ट लेक्चर में जो एमएम मॉडल है वो हमने डिस्कस किया है और एमएम मॉडल ने नेट ऑपरेटिंग इनकम को ही सपोर्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता। ठीक है, उस एमएम मॉडल में एजम्पशन ये थी कि टैक्सेस एप्लीकेबल नहीं है, मतलब कोई भी कंपनी है वो अपनी इनकम पर टैक्स पे नहीं करती है। लेकिन अगर टैक्स रेट एप्लीकेबल हो तो अब जो हम एमएम मॉडल पढ़ रहे हैं इसमें टैक्सेस भी एप्लीकेबल हैं, मतलब एक कंपनी अपनी अर्निंग्स के ऊपर टैक्स भी पे करती है। तो उस सिचुएशन में एमएम मॉडल की पोजीशन क्या रहती है? क्या अभी भी एमएम मॉडल नेट ऑपरेटिंग इनकम को ही अप्रोच करेगा या उसकी पोजीशन में कुछ चेंज आएगा? तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए सर, द ओरिजिनल MM model was based on assumption of absence of corporate taxes। ठीक है सर, जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, इनकम कमाती है, उस पर किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना पड़ता, ये हमने इनिशियल मॉडल में एज्यूम किया है। However, in year 1963, Modigliani and Miller reversed their opinion on capital structure and its effect on value of fund। 1963 में एमएम मॉडल ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी और कैपिटल स्ट्रक्चर से वैल्यू ऑफ फंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर अपने ओरिजिनल स्टैंड को रिवाइज कर दिया। दे स्टेटेड दैट, उन्होंने कहा, इफ कॉर्पोरेट टैक्सेस आर एप्लीकेबल, अगर कॉर्पोरेट टैक्सेस एप्लीकेबल हैं, देन कैपिटल स्ट्रक्चर डज मैटर, and it affects value of fund। तो यहाँ से ये बात आपके समझ में आ रही है कि ओरिजिनल एमएम मॉडल में नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को सपोर्ट किया गया था, जबकि रिवाइज्ड एमएम मॉडल में जिसमें कॉर्पोरेट टैक्सेस भी एप्लीकेबल हैं, ये मॉडल अब नेट इनकम अप्रोच को सपोर्ट करने लगा है, जो कि कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता है और कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज होने से वैल्यू ऑफ फंड के ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा। राइट सर? इफ देयर आर टू फर्म्स known as लीवर्ड एंड अनलीवर्ड फर्म। मान लीजिए बेटा दो फर्म है, एक लीवर्ड फर्म है और दूसरी कौन सी है? अनलीवर्ड फर्म है। अब तक इन शब्दों का मतलब आपको मालूम हो गया होगा। लीवर्ड फर्म उसको बोलते हैं जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट होता है, और अनलीवर्ड फर्म उसको बोलेंगे जिसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट नहीं होगा। तो अनलीवर्ड फर्म का मतलब हो गया 100% इक्विटी फर्म, जबकि लीवर्ड फर्म का मतलब होगा इसमें इक्विटी होगी और कुछ एलिमेंट डेब्ट का भी होगा। कहता दो फर्में हैं, अगर एक लीवर्ड है और दूसरी कौन सी है? अनलीवर्ड फर्म है, तो क्या होगा? तो आगे कहता है द वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म would always be higher than value of
अनलीवर्ड फर्म। क्यों होगा सर ऐसा? ये कह रहा है लीवर्ड फर्म की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी अनलीवर्ड फर्म के मुकाबले। इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट लीवर्ड फर्म incurs इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। जो लीवर्ड फर्म होती है उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर करना पड़ता है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस विच इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। जो लीवर्ड फर्म होता है उस लीवर्ड फर्म को एक अपने डेब्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है और जितना इंटरेस्ट वो पे करती है उतनी अमाउंट से लीवर्ड फर्म की टैक्सेबल इनकम कम होने लगती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फर्म ने 50,000 रुपये की इनकम अर्न करी है और उसके ऊपर 10,000 रुपये का इंटरेस्ट पे कर देती है तो कंपनी की टैक्सेबल इनकम 40,000 ही मानी जाएगी और उसको टैक्स 40,000 के ऊपर ही देना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर टैक्स का रेट 50% है तो अब 40,000 का 50% उसको 20,000 का टैक्स देना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर इसने इंटरेस्ट का एक्सपेंस नहीं बियर किया होता तो उसको 50,000 रुपये टैक्स देना पड़ता। तो 50,000 का जो 50% है वो कितना आता? 25,000 आता। तो अगर 50,000 में से हम 10,000 इंटरेस्ट पे कर देते हैं और 40,000 की इनकम आती है तो 40,000 पे 50% 20,000 टैक्स देना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं होता तो 50,000 का 50% 25,000 का टैक्स देना पड़ता। तो 20,000 और 25,000 इन दोनों में कुल मिला के कितने का हुआ सर? 5,000 का अंतर आ गया। ये 5,000 का जो अंतर आया है इसको हम टैक्स सेविंग्स बोलते हैं या इसको हम टैक्स शील्ड बोलते हैं। और ये टैक्स सेविंग्स और टैक्स शील्ड का बेनिफिट केवल लीवर्ड फर्म को मिलेगा जिसने कि इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर किया है, राइट। आगे देखते हैं सर। इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट लीवर्ड फर्म इनकर्स इंटरेस्ट एक्सपेंस विच इज अ टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस। हेंस हम कह सकते हैं लीवर्ड फर्म गेट्स tax savings on interest expense पे इसको हर साल टैक्स सेविंग मिलेगी और एवरी ईयर एंड दिस सेविंग्स generate additional value for a levered firm which does not accrue to an unlevered firm। और ये बेनिफिट एक अनलीवर्ड फर्म को नहीं मिलता है, ठीक है सर। तो अल्टीमेटली कहना चाहता है कि अगर लीवर्ड फर्म क्योंकि इंटरेस्ट पे करती है तो इंटरेस्ट पे करने की वजह से उसकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और टैक्सेबल इनकम कम होने की वजह से उसको कम टैक्स देना पड़ता है और कम टैक्स देने की वजह से उसे हर साल को टैक्स सेविंग्स होगी और यही टैक्स सेविंग्स एक लीवर्ड फर्म के लिए एडिशनल वैल्यू लेके आएगी और ये बेनिफिट अनलीवर्ड फर्म को नहीं मिलता है क्योंकि वो इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकर नहीं करती है। आप इतना लिखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आई गेस इतना कर लिया आपने और बात करते हैं बेटा इसमें।
चलिए देखिए, तो कह सकते हैं फॉलोइंग इक्वेशन समराइज द होल डिस्कशन। जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये इक्वेशन उसको समराइज करेगी। ये क्या कहना चाहेगी कि जो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म है, कोई जो लीवर्ड फर्म है उसकी वैल्यू वो किसके इक्वल होगी? वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म के इक्वल होगी। ठीक है सर। अगर टैक्सेस एप्लीकेबल नहीं है, टैक्स रेट नहीं है, तो कोई टैक्स सेविंग्स नहीं होगी, और उस सिचुएशन में लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू बराबर होती है। लेकिन जहाँ पर टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे, ठीक है सर, तो जो लीवर्ड फर्म होगी उसको अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू तो मिलती है, उसके बदले कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। तो इसको मैं क्या बोलूँगा सर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट एक्सपेंस। हर साल इंटरेस्ट एक्सपेंस पर इनको टैक्स सेविंग्स होगी, और वो टैक्स सेविंग्स परपेचुअल लाइफ के लिए मिलेगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमने ये माना है कि जो फर्म की लाइफ है वो परपेचुअल लाइफ है। फर्म विल लास्ट फॉर एवर। फर्म हमेशा चलने वाली है, तो ये बेनिफिट हमेशा मिलता रहेगा और सर फॉर एवर मिलता रहेगा। तो जो टैक्स सेविंग्स आपको मिल रही है सर, हमेशा के लिए मिल रही है, उसको बेसिकली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये पहले यहाँ से इक्वेशन आती है, और फिर इसके बाद अगर मुझे वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म निकालनी हो, तो इसका फॉर्मूला होगा नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस डिवाइड बाय सर KO, या मैं इसको KE बोल सकता हूँ, क्योंकि अनलीवर्ड फर्म में जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होगी। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि अनलीवर्ड फर्म में डेप्ट तो है नहीं, तो क्योंकि डेप्ट नहीं है तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी वही क्या बन जाएगी? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाएगी। ठीक है सर। नेट इनकम आफ्टर टैक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ EBIT और 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है सर। जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसमें से आपको टैक्स माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट तो है नहीं, क्योंकि कौन सी फर्म है? अनलिमिटेड फर्म है। तो EBIT में से टैक्स माइनस करो, और टैक्स माइनस करने के बाद आपके पास नेट इनकम आफ्टर टैक्स आ जाएगी। इस फॉर्मूले से आपकी इनकम आफ्टर टैक्स डायरेक्टली निकल के आएगी। जैसे अगर 5 लाख का आपका EBIT है और टैक्स का रेट मान लीजिए अगर 20% है, तो पहले आपको 5 लाख पर 20% टैक्स निकालना पड़ेगा, 1 लाख रुपए का आएगा। फिर 5 लाख में से 1 लाख माइनस होगा तो 4 लाख आएगा, तो 4 लाख हमने यहाँ पे लेना है। इस फॉर्मूले में वो 4 लाख डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। कैसे? 5 लाख का EBIT आपको यहाँ पे लिख देना है। टैक्स रेट अगर 20% है तो 1 माइनस 0.2 लिखना है। ये 1 माइनस 0.2 क्या हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। इस 0.8 को आप EBIT से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद 5 लाख इंटू 0.8 4 लाख आ जाएगा। ठीक है सर। अपॉन में क्या कर दिया बेटा मैंने? अपॉन में मैंने KE कर दिया। KE लिखूँ या KO लिखूँ, बात का बेटा एक ही है। अच्छा सर। उसके बाद दूसरा नोट क्या है? मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्स सेविंग्स। ठीक है सर। ऑल टैक्स सेविंग जब हो सकते हैं ऑल फ्यूचर टैक्स सेविंग्स, फ्यूचर में जो टैक्स सेव होगा, ऑल फ्यूचर टैक्स सेविंग्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर टैक्स सेविंग्स। सही। ठीक है। ये हम किस पे निकालेंगे? ये हम इंटरेस्ट पे निकालेंगे। तो आप क्या करोगे सर? पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालोगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस पे आप टैक्स का रेट लगा दोगे। इसको फिर आप क्या करोगे सर? कैपिटलाइज करोगे, क्योंकि ये फॉरएवर है और फॉरएवर ये आपका अप्रूव होगा तो KD से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे सर कैसे आपका आएगा इंटरेस्ट निकालने के लिए? अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस पे मैं टैक्स रेट अप्लाई क्यों करता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। अगर आपने 2000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया तो 2000 रुपए से आपकी टैक्सेबल इनकम घट जाएगी।
राइट। अगर 2000 रुपये का इंटरेस्ट पे करते हो तो आपकी इनकम 2000 रुपये से घट जाएगी। कौन सी इनकम? टैक्सेबल इनकम, जिसपे आपको टैक्स देना है। तो अगर 2000 रुपये से आपकी इनकम घटी तो इस 2000 रुपये आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आपने कितने पैसे बचाए? क्या 2000 रुपये पूरे पूरे बचा लिए? नहीं सर। अगर टैक्स का रेट 30% है तो आपको अब इस 2000 पे 30% टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अब 2000 का अगर 30% निकालेंगे तो 600 रुपये आएगा, राइट। तो क्या करेंगे सर? इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटू टैक्स रेट। तो ये पूरी इक्वेशन टैक्स सेविंग्स के बराबर हो जाएगी। इंटरेस्ट सर कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पहले डेब्ट का अमाउंट पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए जो डिबेंचर है उसका अमाउंट 5 लाख रुपए का है, राइट, और अगर उसका इंटरेस्ट का रेट 6% है तो 5 लाख पे 6% निकालना पड़ेगा। तो 5 लाख का अगर आप 6% निकालोगे तो 30,000 का अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ लिख दोगे 30,000। कैसे निकाला? डेब्ट की अमाउंट पे डेब्ट का रेट लगा दिया। तो सर ये इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकाला जाएगा? इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को आई कैन राइट कि जो अमाउंट ऑफ डेब्ट है, ठीक है, इस पर आप इसका रेट लगा दो, अमाउंट ऑफ डेब्ट इनटू केडी। ठीक है सर, ये हमारा इंटरेस्ट आया इनटू ये टैक्स रेट ऐसे रहेगा। इसको सर फिर हम कैपिटलाइज कर रहे हैं। अल्टीमेटली केडी से केडी कट जाता है तो बचता क्या है? बचता है अमाउंट ऑफ डेब्ट, जिसको मैं डी मान लेता हूँ सर, या वीडी मान सकते हो। वीडी का मतलब वैल्यू ऑफ डेब्ट है ना, और इनटू कर देंगे सर टैक्स रेट से, जिसको मैं टी मान सकता हूँ। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा डी मल्टीप्लाई बाय टी। तो आप चाहिए तो सिंपल सर ये भी याद कर सकते हैं कि अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर टैक्स सेविंग निकालना होता है, इसका मतलब जितने का भी डेब्ट होगा उस पर टैक्स रेट आपको लगा देना है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम सीधे ऐसे ही कर रहे हैं। अभी थ्योरेटिकली मैंने आपको इसका लॉजिक दिया है कि इस फॉर्मूले के पीछे लॉजिक क्या है। एजिड हो गया सर, इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं।